बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के केस के बारे कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं जो आपसे शेयर करूंगी। जब अरमगान को पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसके बंगले में से 25 डिजिटल तिजोरियां बरामद की गई। इन तिजोरियों में से क्या चीजें निकली हैं और अभी तक इन चीजों को क्यों सामने नहीं लाया गया, और जो असला बरामद किया गया एक डिजिटल असले के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है और उसका लाइसेंस वगैरह भी इनके पास नहीं था, वो असला इस वक्त कहाँ भेज दिया गया है। अमेरिकन ब्लैक मैटर रॉड जिसके साथ मुलजिम अरमगान लोगों पे तशद्दुद करता था अपने बंगले के अंदर, वो मेटल इस वक्त कहाँ है, क्योंकि वो आला कत्ल है और अभी तक उसको बरामद नहीं किया गया है। इसके हवाले से पुलिस क्या बताती है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने इस खबर में आपसे शेयर करनी है वो है मुस्तफ़ा आमिर का बाप आमिर शुजा। असल में ये शख्स कौन है, क्यों छुपा हुआ है, इसके क्या काम है जिसकी वजह से इसका अपना बेटा मौत के मुंह में चला गया, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स, ये ऐसा बाप अभी तक सामने नहीं आ रहा। ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को वैसे तो मीडिया पे सब देख चुके हैं, वो जिस किस्म की टॉक कर रहे हैं और अपने आप का मजाक भी बनवा रहे हैं, लेकिन ये शख्स 1999 से किस धंधे में मुलविस है, क्या काम करता है, अमेरिकन नेशनैलिटी इसको कैसे मिली, आज ये यहाँ तक कैसे पहुंचा है कि 2 दिन इसके पाकिस्तान में होते हैं और 1 महीना अमेरिका में, पीछे क्या सारा कारोबार है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुस्तफ़ा आमिर का जो बाप है आमिर शुजा, इनकी मुलाकात अरमगान से कब हुई थी, मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा आमिर की ये दोस्ती कैसे आगे बढ़ी और इसके पीछे क्या असल मुहरकात हैं, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। ये एक ऐसा माफिया हमारे सामने आया है, इंटरनेशनल ड्रग माफिया है, और इसके हवाले से पुलिस भी यही बताती है कि ये इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। इंटरनेशनल लेवल पर ये स्कैम करते हैं, कॉल सेंटर बना रखा है, जो भी पैसा कमाया आज तक इस ड्रग माफिया से अपनी जेबें भरी हैं, वो अकाउंट इनके नाम नहीं है। जितने भी अरमगान के बैंक अकाउंट्स हैं वो मुलाजमीन हैं इसके वालिद के, उनके नाम पे हैं, और इसके 2 आईडी कार्ड हैं, लेकिन अपने आईडी कार्ड्स के ऊपर इसने कोई भी अपना बैंक अकाउंट नहीं बना रखा। और ये जितने भी बैंक अकाउंट हैं ये पंजाब के इलाकों में रहने वाले अफराद सामने आए हैं जिनके नाम पे ये अकाउंट बनाए गए हैं। गैर मुल्की करेंसी बहुत ज्यादा इसके घर में मौजूद थी। अब पुलिस का ये बताना है कि 25 के करीब डिजिटल तिजोरियां मिली हैं अरमगान के घर से, लेकिन उनको जब चेक करने की कोशिश की गई तो उनके ऊपर पासवर्ड लगा के उनके लॉक लगाए गए हैं और अभी तक वो लॉक ओपन नहीं हो सके हैं। इस हवाले से मोहम्मद अली दुरानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि ये 25 तिजोरियां बरामद की गई जो कि अरमगान के घर से बरामद हुई हैं, इन पे डिजिटल लॉक लगे हुए हैं और अभी तक हमें नहीं पता कि इसके अंदर गैर मुल्की करेंसी भरी हुई है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, और मजीद कड़ियां तब खुलेंगी जब इन तिजोरियों को खोला जाएगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट एंटी वायलेंट क्राइम सेल के उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इन तिजोरियों को खोलने के लिए बेल्फ मुकर्रर किया जाए जो सुपरवाइज करते हुए इन तिजोरियों को ओपन करवाएं, ताकि पता चले कि इन तिजोरियों के अंदर क्या चीजें हैं। और इससे ये भी चीज सामने आएगी कि और वहां पे क्या क्या उस बंगले के अंदर इलीगल काम किए जा रहे थे। प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहंदी जज जाकिर हुसैन के हवाले से भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये जज जाकिर हुसैन वही हैं जिन्होंने अरमगान का 3 दफा रिमांड पुलिस ने मांगा और नहीं दिया। तो इनके लिए जो प्रोसिक्यूटर हैं उनका ये कहना है कि जज जाकिर हुसैन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उन्होंने एक ऐसा खतरनाक मुलजिम जिसके ऊपर मनशियात व कत्ल और इस तरह के पहले भी भत्ते वगैरह के मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इन तमाम संगीन इल्जामात के बावजूद उसका रिमांड जज साहब ने नहीं दिया और जज साहब के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। तो ये जज जो हैं जिन्होंने रिमांड नहीं दिया था, इनके लिए भी मुश्किलात पैदा अब हो रही हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भी कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है।
AVCC अभी तक आला कत्ल बरामद नहीं कर सकी, और ये जो आला कत्ल है इसके हवाले से पुलिस का ये बताना है कि ये अमेरिकन स्पेशल ब्लैक कलर की एक मेटल रॉड है, और ये गालिबन वही रॉड है जिसके साथ मुस्तफा के ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके सर में भी ये राड मारे गए हैं। और जब मुस्तफा वहां पे पहुंचता है 6 जनवरी रोज, तो वहां पे एक लड़की अब बताया जाता है कि मौजूद थी, और ये लड़की मार्शा शाहिद ही थी। इसको भी वहां पे बुला रखा था, और इस लड़की की टांगों के ऊपर इसी मेटल रॉड के साथ तशद्दुद किया गया। इसकी टांगों और पैरों में से खून भी निकल रहा था। बाद में इसको एक ऑनलाइन टैक्सी के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, ये कह के कि ये किसी को नहीं बताएगी। लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये मार्शा शाहिद ही थी जिस पे तशद्दुद किया गया, और उसे मना कर दिया गया कि अगर उसने किसी के सामने नाम लिया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी, यानी कि उसकी जान भी जा सकती है। अरमगान के शनाख्ती कार्डों के हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं। इस शख्स ने 2 ID कार्ड बनवा रखे हैं। अब जो शनाख्ती कार्ड हैं इनके ऊपर इसका कोई बैंक अकाउंट इस वक्त नहीं है, और ना ही जो इसने मोबाइल्स के अंदर ऐप्स बना रखे हैं या मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप वगैरह बना रखे हैं वो भी और नंबर्स पे बनाए हुए हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो इसके वालिद के मुलाजमीन हैं पंजाब में रहते हैं, ये उनके नाम के ऊपर सारे बैंक अकाउंट बनाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है कि बैंक अकाउंट किसी और के नामों पे बने हुए हैं। स्ट्रीट नंबर 7 बंगला नंबर 35 खियाबान मोमन के अंदर ये जो एक बंगला लिया गया है जिसमें कि रहाइश पजीर था अरमगान गुज़श्ता 2 साल से इसका 4 लाख रुपए माहाना किराया दिया जाता था। इसके अंदर से बहुत सारे लैपटॉप, कॉल सेंटर, 35 से जायद मुलाजमीन के बारे में पता चला है कि वो काम करते हैं, और 50 से जायद जो गार्ड मौजूद होते थे उन्हें अलाउ नहीं था, और जितने भी अंदर लड़के लड़कियां काम करने आते थे किसी को भी अलाउ नहीं था। कोई मोबाइल यूज नहीं करता था, मोबाइल वहां पे लाना भी उनके लिए जुर्म था। किसी को अलाउ नहीं था कि कोई वहां मोबाइल लाएगा या मोबाइल इस्तेमाल करेगा। सिम का इस्तेमाल वहां पे ममनू था। जगह जगह CCTV कैमरास लगाए गए थे। और हैरत की बात यह है कि FIA को खबर नहीं हुई कि यहाँ पे एक बंगला है और वहां पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन FIA हैरानगी होती है वैसे कि छोटे छोटे कारोबार जो लोग करते हैं उनको तो FIA वाले बड़ा तंग करते हैं, इंटेलिजेंस वालों को भी पता लग जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये एक पोश एरिया में एक बंगले में इतना कुछ हो रहा था और वहां किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कि बात समझ से बालातर है, और ऐसा ही लगता है कि इसमें बहुत से लोग मुलविस थे। वो इसलिए कि जो अरमगान का चचा है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है और वो इस मामले में इनको मुकम्मल सपोर्ट करता था। नशियात का डीलर है मुस्तफ़ा। इस हवाले से शहराज ने कुछ इंकशाफात किए हैं। शहराज का कहना है कि मुस्तफ़ा वो ड्रग डीलर था और वो ड्रग फरोख्त करता था, कोकेन, आइस और इसी तरह दीगर ये जो वीट वगैरह के हवाले से बताया जा रहा है ये चीजें फरोख्त की जाती थी। 31 दिसंबर की रात पार्टी में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद अरमगान ने अपना जहन बना लिया था कि वो मुस्तफ़ा को कत्ल करेगा। मुस्तफ़ा को अब वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तरीके से बुलाता रहा, उसने मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी की, लेकिन मुस्तफ़ा उसको कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। लेकिन पता नहीं फिर मुस्तफ़ा को क्या हुआ कि वो वहां पे चला गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह अब ये बताई जाती है कि मुस्तफ़ा उसको बेसिकली कोई ये ड्रग फरोख्त करने के लिए गया था जिसकी मालियत 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। और उसके बाद इन्होंने वहां ड्रग दोनों ने बैठ के इस्तेमाल भी की और बताया ये जाता है कि फिर इनका ये जो झगड़ा था उस पर बातें शुरू हुई और मुस्तफ़ा के सर में 13 से 14 राड मारे गए। यही जो मेटल एक रॉड बताई जाती है इसके साथ उसके सर से ब्लड वगैरह निकलने लगा। तो ये मुस्तफ़ा का जो व्हाट्सएप है इसके हवाले से भी अब कुछ चीजें मजीद भी सामने आ रही हैं कि एक चीज और भी अब क्लियर हो चुकी है कि जब पार्टी की गई थी न्यू ईयर नाइट के मौके पे तो उसमें मुस्तफ़ा को इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि उसमें वो लड़की जो है उसको इनवाइट किया गया था, मार्शा शाहिद को। और मार्शा शाहिद के साथ वहाँ जो भी हरकत की गई अरमगान या उसके दोस्तों की तरफ से, तो ये सारी चीजें उसने बाद में मुस्तफ़ा के इल्म में वो लेके आई थी कि इस तरह सारे मामलात हुए हैं। और मुस्तफ़ा ने कुछ इमोजीज और कुछ व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे लगाए थे, ये भी चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं कि जिसपे अरमगान ने
मुस्तफा को कॉल करके अपने पास बुलाया था और कहा था कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये मुझे चिढ़ाने के लिए इस तरह के इमोजीज और इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जो हैं वो लगा रहे हो। तो 9 ग्राम वीड के हवाले से सामने आ रहा है कि ये नशा है और ये देने के लिए गया था, यानी अरमगान ने फिर नशा मंगवाने के लिए बुलाया। और चूंकि पहले भी मुस्तफा ये ड्रग सप्लाई करता था, सो वो चला गया, पहले भी जाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये एक प्लान बना हुआ है। ये भी बताया जाता है कि जब मुस्तफा को राड्स के साथ मारा गया तो फिर 3 गोलियां भी मारी गई और जो बेड के ऊपर चादर बिछी हुई थी उसके साथ मुस्तफा का एक हाथ बांधा गया और फिर खींच कर सीढ़ियों से नीचे लाया गया जहां पे उसकी गाड़ी अंदर खड़ी थी। यानी ये उठा के नहीं लेके गए, उसको खींच कर सीढ़ियों के जरिए वहां पे लेके गए और गाड़ी में उसको पीछे डिग्गी में डाल के और मुलाजमीन से कहा कि ये खून साफ करो। ये कहना है शहराज का। और दूसरी तरफ मुलाजमीन कहते हैं कि ये जो 3 शेर वहां पे रखे, पहले 2 बताए जा रहे थे, अब 3 शेरों के बारे में बताया जा रहा है कि ये डेड बॉडी उन शेरों को डाल दी गई थी और जो बाकियात बची उन्हें बाद में डीजल के साथ जला दिया गया हब बलूचिस्तान के मुकाम पर। तो अभी तक ना तो राड मिला है जो आला कत्ल है, जो कि सर में मारे गए। शहराज और अरमगान बचपन के दोस्त नहीं है, क्लास फेलो जरूर थे अरमगान और शहराज, लेकिन अब 1.5 साल पहले इनकी मुलाकात हो गई थी। तो उसके बाद शहराज ने इसके पास आना जाना शुरू कर दिया था। जाहिर है उसने उसका लाइफस्टाइल देखा था कि उसके पास अय्याशी का सामान मुयस्सर है, तो वो उसके पास आता था और फिर उसके बदले में जो भी अरमगान उसे काम कहता था वो करता था। ये भी इन्होंने बताया है कि जब मुस्तफा को सर में राड मारे गए और गोलियां मारी गई तो मुस्तफा के कपड़े उतार दिए गए थे जो कि अरमगान ने उतारे थे और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत भी अरमगान की तरफ से की गई हैं। मुस्तफा का जो वालिद है वो अभी तक खामोश भी हैं, वो अभी तक छुपे हुए हैं और उनके छुपने की सबसे बड़ी वजह यह है आमिर शुजा वो कस्टम में काम करते हैं और उनकी लेक से लेक अरमगान के साथ कैसे हुई उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी हैं। और जहां तक बात है कामरान असगर की जो अरमगान के वालिद हैं, तो इनके बारे में तो जो इनके बहुत ही करीबी जानने वाले हैं वो कहते हैं कि 1999 से ये ड्रग का काम कर रहे हैं और इन्होंने मनशियात का काम एक नेटवर्क के तौर पे उस वक्त से शुरू कर रखा है। इनके ऊपर इस दौरान कई मुकदमात गुज़श्ता 15-20 साल में दर्ज हुए, कई दफा इनको पकड़ा गया, इनको छोड़ दिया गया। जाहिर है वो क्यों छोड़ा जाता था उसकी भी वजह सबको पता है, मुंह बंद करने के लिए जाहिर है पैसे लगाए जाते थे। फिर इन्होंने अमेरिकन नेशनैलिटी ली इंटरनेशनल ड्रग माफिया के तौर पे काम करने के लिए और अब ये वो काम कर रहे हैं जो कि सामने आके कहते हैं जी मैं रॉक स्टार हूँ और मैं गुलकार हूँ और मैं ये हूँ तो वो हूँ। ये असल में आज अरमगान की सूरत में जो भी नजर आ रहा है एक क्रिमिनल, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अरमगान का जो वालिद है बेसिकली वो है कामरान असगर कुरैशी, जो कि एक खुद ड्रग माफिया का काम कितने 25-30 सालों से कर रहे हैं। तो इसी तरह अरमगान का जो चचा है वो पुलिस ऑफिसर है और ये एक मुकम्मल नेटवर्क है। पुलिस की इन्हें आशीर्वाद हमेशा मिलती रही क्योंकि चचा इनका डिपार्टमेंट में था, इन पे मुकदमा अगर दर्ज हो भी जाता था इनको कोई पूछता तक नहीं था। और ये बिगड़ी हुई औलादें हैं और दोनों के वालिदैन जो हैं इसमें बराबर के शरीक हैं। इन बच्चों माना के मुस्तफा को ब्रूटली मर्डर किया गया है, मुस्तफा को जिस तरीके से कत्ल किया गया या जो भी उसकी बॉडी के साथ किया गया वो एक ऐसा हीनियस क्राइम है जिसे किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मुस्तफा के वालिदैन यानी आमिर शुजा और जो वजीहा आमिर हैं इन तमाम मामलात को जानते थे। मुस्तफा जो ड्रग का काम कर रहा था वो अपने बाप के सामने ये सब कुछ कर रहा था, कोई चीज बाप से छुपी हुई नहीं थी। और एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है कि जो दोनों के वालिदैन हैं ये दोनों ही ड्रग का काम करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ ये कामरान असगर या अरमगान ये काम करते हैं, बल्कि जो मुस्तफा और इनके वालिद के बारे में अब चीजें सामने आ रही हैं वो भी यही हैं। दोनों के पास लग्जरी गाड़ियां थी, नशियात का पैसा था, लड़कियों के साथ इनके चक्कर बताए जा रहे हैं, ड्रग पार्टीज होती थी, डांस पार्टीज होती थी और ये सब कुछ हो रहा होता था। और इनकी माओं को और इनके जो पेरेंट्स हैं या अहले खाना है सबको पता था कि ये क्या करते हैं लड़के, क्या चीज बेचने जा रहे हैं, ये इतनी हैवी अमाउंट्स कहाँ से आ रही हैं, इनके इल्म में था। जो आमिर शुजा हैं वो अभी तक क्यों सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो कस्टम के एक ऑफिसर हैं
ارمغان کو 2019 میں کسٹم والوں نے پکڑا، اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا کیونکہ وہ باہر سے منشیات منگواتا تھا اور پھر یہاں پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کلیئر کروا لیتا تھا، لیکن تب اس کی وہ کلیئر نہیں ہوئی تو وہ پکڑا گیا، 1 سال اس کو جیل بھگتنی پڑی، اور 1 سال بعد جب وہ واپس آیا تو 2023 میں پھر اس پہ ایک کسٹم والوں نے مقدمہ درج کر دیا منشیات منگوانے کے الزام میں، اور اس دفعہ جب پکڑا گیا ارمغان تو صرف 12 دن کسٹم والوں نے اس کو جیل میں رکھا، پھر چھوڑ دیا، ارمغان باہر آیا، اس نے آ کے کہا کہ میری سیٹنگ ہو گئی ہے، اب میں کھلم کھلا کام کروں گا، میرے ساتھ کسٹم کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مل کے اب یہ کام کریں گے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ارمغان کے ساتھ جو کسٹم جب وہ پکڑا گیا تھا اور کسٹم کی اسٹڈی میں تھا تو اس وقت ارمغان کی جو ملاقات ہے وہ مصطفیٰ کے والد کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی عامر شجاع کے ساتھ، اور عامر شجاع جو ہیں یہ کسٹم میں بڑے آفیسر ہیں اور یہ اسی میں کام کرتے ہیں، یعنی یہ جو کلیئر وغیرہ چیزیں کروانی ہوتی ہیں تو یہ جو ڈرگ کے حوالے سے جو کام ہے کہ کسٹم والے کلیئر کروا دیتے ہیں، تو اس میں جو مصطفیٰ کے والد ہیں ان کے اوپر بھی پہلے 2-3 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جو سن کے ایک دفعہ انسان انتہائی خوفزدہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ والدین جو پڑھے لکھے بظاہر لگتے ہیں، اچھے طریقے سے بات بھی کرتے ہیں، یعنی جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کے بیٹے کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، لیکن مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہ یہ تمام چیزیں جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، ان کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں، وہ کسٹم میں ہیں اس لیے وہ ابھی تک میڈیا یا کسی کے سامنے نہیں آئے، کیونکہ اگر وہ سامنے آ گئے اور کوئی انہوں نے بات کی یا ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں کھلنے لگی تو جو کسٹم حکام ہیں ان کا بھی کچا چھٹا کھل کے رہ جائے گا، اور یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ واقعی ایک انٹرنیشنل ڈرگ مافیا ہے اور جس کے انڈر یہ سارے کام کر رہے ہیں ارمغان مغیری عرف آرمی۔ یہ ایسے نہیں بنا، اس کو یہ سب کچھ بنانے والا اس کا باپ کامران اصغر قریشی ہے جو کہ خود 25-30 سال سے یہ ڈرگ کا کام کر رہا ہے اور اب انٹرنیشنل لیول پہ جا کے وہ منشیات فروشی کر رہا ہے، اور بیٹے کے بارے میں جو اس کی ٹاک ہے جو وہ سارے آ کے بار بار بتا رہے ہیں میڈیا کے اوپر کہ میرے بیٹے کے الٹیاں آ رہی ہیں، میرے بیٹے کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ ان کو پہلے پتا تھا، یہ سارا کچھ ان کے علم میں تھا کہ جو ہم آج بو رہے ہیں وہ کل کو ہم کاٹیں گے، اور اس میں یہ ماں باپ دونوں کے اتنے ہی ملوث نظر آتے ہیں جتنا کہ یہ قاتل ارمغان ہے۔ تو اس وقت جو نشے کے حوالے سے معاملات ہیں، ڈرگ کے حوالے سے معاملات ہیں، کراچی کے اندر ہر شہر میں یہ نوجوان نسل کو اس لت میں لگایا جا رہا ہے، پوش ایریاز کی پارٹیز کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ زہر قاتل بیچنے والے یہی لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے والد ہیں کامران اصغر قریشی، ان کو اینٹی نارکوٹکس نے، ANFS نے اور اسی طرح پولیس نے کئی بار پکڑا، مقدمات درج کیے، مگر یہ شخص منشیات کا سوداگر ہے، یہ ہمیشہ اس کو پولیس والے چھوڑ دیتے تھے، اور اب اس کے اپنے بیٹے کے اوپر سارا معاملہ آیا ہے تو اب اس کی چیخیں 7ویں آسمان پہ جا رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا کہیں ریمانڈ نہ مل جائے، اور اس کے بیٹے کا ریمانڈ جو ہے وہ پولیس نے 4 روزہ لے لیا اور اس کا بیٹا وہاں پہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ارمغان ڈیورنگ انویسٹیگیشن کیا چیزیں مانتا ہے، کیونکہ پولیس کے اندر ان کے یہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا ان کے بہت تعلقات ہیں، آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے جج سے ریمانڈ مانگا گیا تو جج نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، 3 دفعہ ریمانڈ مانگا گیا اور 3 دفعہ ہی انکار کر دیا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، صرف یہی لوگ نہیں، ان کے پیچھے اور بہت بڑے نام چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ نام اوپن ہوں گے تو پھر اور بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔